गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज़ पर खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू औरतों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान में औरतों के अमूमी हालात और उनके लिए तरक्की के इम्कानात के हवाले से है। आज के मौजू पर इज़हार ख्याल करने के लिए हमारे साथ एक भरपूर पैनल मौजूद है, जो एक तवील अरसा से पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ और उनकी तरक्की के हवाले से सरगर्म अमल हैं। आप सब अपने काम के हवाले से पाकिस्तान में जाने-पहचाने नाम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नायला अयूब, समीरा शफीक एडवोकेट, नादिया उस्मान एडवोकेट, बेनज़ीर जतोई एडवोकेट, मलिया हुसैन साहिबा और थोड़ी देर में हमें मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा भी जॉइन कर लेंगी। आप सब इंसानी बराबरी, इंसानी वक़ार और इंसानी तरक्की के लिए मुख्तलिफ हवालों से मसरूफ़ अमल हैं। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, आज के प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। हम आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप सबकी गुफ्तगू हम सब के लिए रहनुमाई का बायस होगी और बहैसियत शहरी हमें अपना-अपना किरदार अदा करने में मदद देगी। आज का प्रोग्राम फ़ेसबुक पर लाइव है। बहुत से साथी हमें वहाँ पे देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम कल अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगा देंगे। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी मोहतरमा शाज़िया जॉर्ज साहिबा करेंगी, जिन्होंने हमें फैसलाबाद से जॉइन किया है। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल और राइटर हैं। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का आपको 13 साल का तजर्बा हासिल है। आप रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवोकेसी के काम में भी महारत रखती हैं। अब मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। ओवर टू यू शाज़िया। थैंक यू आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो ख़वातीन के आलमी दिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आज का ये आलमी दिन हम उन तमाम ख़वातीन के नाम करते हैं, जिनकी जद्दोजहद किसी भी तरीके से जुड़ी है। चाहे वो अपने घर से निकल के किसी के घर में काम करने जा रही हैं, चाहे वो अपने घर में काम कर रही हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइज़्ड जगह पे दफ़्तर वग़ैरह में काम करती हैं और चाहे वो रोड पे आके रेज़िस्टेंस शो करती हैं। तो हमारे लिए आज का दिन जैसे ही अगर हम मार्च के महीने की बात करते हैं, तो जैसे ही मार्च का महीना हमारे लिए बहार की आमद का बाइस बनता है। तो मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो हमारे लिए मार्च का महीना हमारे लिए एक याद दहानी है कि हमने चलते रहना है अपनी मंज़िल की तरफ। हमने उस माशरे की तश्कील देनी है जहाँ पे ख़वातीन बराबर हों और ख़वातीन ही नहीं, सिर्फ़ तमाम इंसान बराबर हों। कोई भी किसी को अपने ज़ोर की बिना पे, ताकत के बिना पे डरा-धमका ना सके। सो आज के पैनल को मैं खुशामदीद कहती हूँ। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ जाएँ, तो मैं यहाँ पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगी। अ, हमारे लिए बड़ी किस्मती की बात है कि हमारे पास बहुत ही रिनाउड एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो सबसे पहले मैं मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी बैरिस्टर बेनज़ीर जतोई साहिबा को, अ, जिनका काम हमें अखबारात में भी नज़र आता है। इनके आर्टिकल्स वीमेन और माइनॉरिटी से रिलेटेड हम देखते हैं और यहाँ पे इनका एक जो मेजर काम जो कि सिख मैरिज एक्ट के हवाले से था, इन्होंने वो मैरिज एक्ट ड्राफ्ट किया जो कि 2018 में पास हुआ। तो वेलकम बेनज़ीर साहिबा। इसके साथ हमारे पास हैं मैडम मलीहा हुसैन साहिबा, जिनकी काविशें हमारे सामने हैं कि 2010 का कानून था जो कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके बनाने से लेके उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को अभी तक देखने के लिए मैडम मलीहा, मैडम फौजिया का बहुत किरदार हमने देखा है, जिसमें देखा है कि बहुत ही ऑनेस्टी से तंजीमों को ये ट्रेनिंग्स करवाती हैं
और उनको असिस्ट करती हैं किसी भी तरीके से, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है ये ज़रूर अपनी खिदमत पेश करती हैं, और हम भी इन्हीं के शागिर्द हैं और हमने इनसे बहुत सीखा है। और ये डायरेक्टर है मेहरगढ़ की। इसी तरह से हमारे साथ हैं नाइला अयूब, यंग एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एनसीजेपी में काम किया है, बल्कि कर रही हैं, और सीजेपी के साथ भी काम किया है, संडे स्कूल टीचर भी हैं और सुधार और एसपीओ के साथ काम कर चुकी हैं। और हमारे साथ हैं निदा उस्मान चौधरी साहब। निदा उस्मान चौधरी का जो तारुफ है, अगर वीमेन इन लॉ के हवाले से देखा जाए तो मैं जिक्र करती चलूं कि बहुत ऐसी खवातीन हैं जो कि इनके साथ जुड़ी हैं, खास तौर पे जो लॉयर्स हैं, इन्होंने लॉयर्स का एक ऐसा इकट्ठ बनाया जो कि अब इनकी स्ट्रेंथ बन चुका है। 15 साल तजर्बा रखती हैं रिसर्च और ट्रेनिंग करवाने में। एलएलएम किया हुआ है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और इनको अवार्ड मिले हैं इनकी खिदमत के लिए कि इन्होंने विमेन इन लॉ के हवाले से बहुत से काम किए हैं। तो निदा साहिबा आपको भी बहुत वेलकम। और हमारे साथ हैं सुमेरा शफीक साहिबा। सुमेरा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं। अगर काम के हवाले से देखा जाए तो सुमेरा ने पोस्ट कन्वर्जन के हवाले से बहुत ही कंसिस्टेंसी से काम किया है, और जो इनकी हमें मतलब नजर आता है काम में कि लगन के साथ करती हैं। जब भी कोई केस होता है तो इसका फॉलो अप बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। और ये क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सुमेरा, वेलकम टू इन आवर शो। तो हमारे साथ फरजाना बारी साहिबा हमें चंद लम्हात तक ज्वाइन करेंगी, और फरजाना बारी साहिबा की जो खिदमात हैं वो किसी से छुपी नहीं है, बहुत ही एक हमारे लिविंग लेजेंड में उनका नाम आता है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इसके साथ डायरेक्टर ऑफ जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट एट कायदे आजम यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। और अभी हम अपने डिस्कशन की तरफ अगर चलते हैं तो मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो बेनज़ीर साहिबा से है कि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं खवातीन की सिचुएशन को लेके, कि पाकिस्तान में खवातीन सिनफी बुनियादों पर इस्तेहसाली का शिकार हो रही हैं, इम्तियाजी सलूक है, अदम मसावात है यहाँ पर उनके लिए। लेकिन उसके पैरेलल हम देखते हैं तो हमें एक कानूनी ढांचा भी नजर आता है, और बहुत से कवानीन नजर आते हैं, प्रो विमेन लॉज हैं, और साथ में सीडो कन्वेंशन भी रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम सोसाइटी की तरफ एक झलक देखते हैं तो जो हमें वायलेंस की शरह है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसके पीछे क्या वजूहात है कि क्या हमारा जो सिस्टम है, लीगल फ्रेमवर्क है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, या हमारे सोसाइटल लेवल पे स्ट्रक्चरल मसाइल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाजिया, और थैंक यू आफ्ताब कि आपने मुझे बुलाया इस शो पे। इतनी एस्टीम्ड पैनल के साथ, निदा के साथ तो मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मैं मलिहा साहिबा का भी बहुत मतलब आई कंसिडर हर मेंटोर, स्पेशली ऑन हर वर्क ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट लॉ। तो थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इज इट आवर लीगल, इज इट आवर लॉज, या इम्प्लीमेंटेशन है, या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। I think it's a combination of all these plus more. So it's not just the law, it's not just the implementation, and it's not just the structural issues. I think it's a combination of this plus many other things. I think हमारा जो focus रहा है laws के ऊपर, वो it's been overdone. हम एक box tick exercise, जब एक जमाना था जब laws नहीं थे, जब जनरल ज़िया का वक्त था और हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनते थे कि देयर वर लॉज विद इन द हदूद ऑर्डिनेंस, और जो वैफ या बाकी फेमिनिस्ट थी, वेरी ब्रेव फेमिनिस्ट जो निकली थी एंड दे फॉर अगेंस्ट दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, वो एक जमाना था। आई थिंक हमने उसको
बहुत अच्छी तरह उसमें प्रोग्रेस किया है। अगर आप कॉमनवेल्थ का लिटरेचर पढ़ें तो उसमें पाकिस्तान comes out as one of the top countries in terms of law making, pro women laws. I think SAARC countries में शायद नेपाल आगे होगा, उनकी पॉलिसीज काफी एडवांस्ड हैं और काफी प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन अदरवाइज आई थिंक पाकिस्तान हैज मेड गुड प्रोग्रेस विद इन दोज कंट्रीज एज वेल। लेकिन हम अब कहते हैं कि लॉ भी है तो इम्प्लीमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम होगी, और कभी कभी ऐसे होता है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर आपके एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया साथ दें किसी औरत की जिसके साथ मतलब रेप का कोई केस हो या सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस हो, तो वो कोर्ट के सामने जाता है, और कोर्ट स्पेशली हरासमेंट केस में इन फ्रंट ऑफ द ओम्बड्सपर्सन हमारी कोई ऐसी जजमेंट्स हैं जो काफी प्रोग्रेसिव और अच्छी जजमेंट्स हैं, अच्छा प्रेसिडेंट सेट करती हैं अंडर जो सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस वाला जो लॉ है 2010 का। उसके बावजूद हम देखते हैं कि आपका वायलेंस डिटर नहीं हो रहा, क्योंकि वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लॉ इज कि वो डिटर करता है सोसाइटी को कि ये मेरे साथ अगर मैंने किया तो या मुझे फाइन हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। सो एक डिटरेंट जो लॉ प्ले करता है वो नजर नहीं आता। आई थिंक एक तो रीजन ये है कि हमारा लीगल सिस्टम प्रेसिडेंट सेट नहीं करता। आई डोंट नो, आई थिंक निदा इस पे ज्यादा शायद फोकस कर सकें, सुमेरा भी इधर आई थिंक कैन कंट्रीब्यूट, लेकिन प्रेसिडेंट्स हमारे सेट नहीं होते, एक ना सिविल उसमें कोर्ट सिस्टम में और ना क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम में। आई थिंक द ओनली एरिया विद इन जहां प्रेसिडेंट थोड़े बहुत फॉलो हो रहे हैं वो फैमिली कोर्ट्स में होते हैं। एटलीस्ट ये मैंने देखा है आईसीटी तक कि फैमिली कोर्ट्स में थोड़ा बहुत एक प्रेसिडेंट जब सेट होता है तो वो फॉलो होता है इन सिमिलर केसेस, अनलेस यू कैन डिस्टिंग्विश कि क्यों नहीं हो रहा। अदरवाइज ना क्रिमिनल और ना इसमें सिविल कोर्ट्स में आपका प्रेसिडेंट सेट होता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि लोअर कोर्ट्स की जो जजेस की ट्रेनिंग है जहां से आप शुरू करते हैं, मतलब एक तो पुलिस इज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द फॉर्मल सिस्टम ऑफ द स्टेट, दूसरा है आपका कोर्ट सिस्टम, वहां आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग है। वो तो हम जानते हैं। आई थिंक एनजीओज ने काफी उसमें काम किया हुआ है या बहुत फंडिंग आई है यूके की तरफ से और यूएस की तरफ से। आई थिंक थोड़ा ऑस्ट्रेलियन फंडिंग भी है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग द पुलिस या यू नो ट्रेनिंग ऑफ पुलिस या जजेस, लेकिन एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज आते हैं कि आप प्रोजेक्ट बेस आप 3 सालों के लिए एक प्रोजेक्ट करें, उसमें ट्रेनिंग करें, और वहां आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती लोअर कोर्ट्स में। So I think that is a huge issue. Now, should we reconsider and advocate with the Ministry of Justice कि lower courts में at least criminal cases में आप वो cases recorded हो, because then we can see कि बार कहाँ सेट हो रही है, कैसे वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हमें पता है क्योंकि हम उसमें काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट जैसे अवेलेबल हैं वाइडली, वो रिटन जजमेंट्स एज सच नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनती वेबसाइट्स पे या कोई इस किस्म का सिस्टम नहीं है लोअर कोर्ट्स का। आई थिंक वहां एक मसला है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें आपके वकील भी हैं, लॉयर्स भी हैं, क्लार्क्स भी हैं, prisons का भी उसमें प्लेज अ पार्ट, वो आपका जो सिस्टम है ना वो टोटली ब्रोकन है, at least when it comes to the criminal justice system and when it comes to women's rights. I think वो सिस्टम जो है ना वहां कोई ऐसा फ्रैक्चर हो गया है जो I don't see कि वो ठीक हम कैसे उसको कर सकते हैं, unless वो इनिशिएटिव स्टेट की तरफ से आए, not UK funded आवाज project, not US funded project, not Australia, not EU, it must be state led. और उस किस्म की advocacy I think is required by bar councils, by all sorts of grassroots organizations to come together. अगर वो हम कर सकते हैं to advocate with the state कि वो change लाना जरूरी है, उसको question करना जरूरी है, I think वो उसके अलावा I don't see
कि आप पुलिस को कैसे अप्रोच करके, आई मीन अभी तक इस्लामाबाद में आई नो कि रेप का केस हो तो पुलिस आपका सही पीनल कोड प्रोविजन नहीं लगाते, तो अभी तक वो है। और फिर आप जब फोरेंसिक्स के लिए जाते हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू क्रिएट अ कंक्लूसिव रिपोर्ट बिकॉज वो एविडेंस नहीं देना चाहते, या उनका कोई अपना वो है, पेट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है हमारे उसमें कि पुलिस वाला तक आपकी एक मतलब है पीनल कोड का प्रोविजन नहीं लगाना चाहता बिकॉज ही इज साइडिंग विद द अक्यूज्ड। सो ये कल्चर का भी हिस्सा है। और दूसरा ये है कि हमने कितनी दफा मतलब यूएन के साथ मैंने काफी काम किया ऑन स्ट्रेटजी, जहां ट्राई पार्टी स्ट्रेटजी थी विद यूएनएफपीए, यूएन, यूनिसेफ एंड यूएन वुमेन। मतलब आप प्रोटोकॉल्स बनाएं पुलिस के लिए, आप उनके लिए रूल्स बनाएं, उनकी सेकेंडरी लेजिस्लेशन को चेक करें, देखें दोबारा, उसको रीअसेस करें। वो फॉलो नहीं हो रहा, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। तो वो कैसे हम उसको हम ठीक कर सकते हैं अगर फॉरेन फंडिंग के साथ नहीं हो रही और प्रोजेक्ट बेस नहीं उसके साथ नहीं हो रहा, तो हम लॉ तो बनाते जाएंगे, लेकिन उसको हम एक तो स्ट्रक्चरली उसको नहीं देख रहे कि विद इन दैट सिस्टम ऑफ द लार्जर लीगल जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स हैं, वो कहाँ फिट आता है। वो तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। द थिंग इज कि वो एक टेंजिबल आप टिक कर सकते हैं डोनर को बताने के लिए ये हमने अचीव कर लिया। इन सम प्लेसेस वी नीड द लॉ। फॉर एग्जांपल आई हैव टू से कि जो सेक्सुअल हरासमेंट लॉ इन द वर्क प्लेस था 2010, इनिशियल जो लॉ था वो क्रिस्प था, वो कंसाइज था, वो क्लियर था। अब उसको बार बार छेड़ना आई थिंक वाज अ मिस्टेक। And I think there were precedents within the High Court in Islamabad जो बहुत clearly कह रहा था कि देखें ये workplace harassment, sexual harassment की बात कर रहे हैं। हमने हर चीज को sexual harassment कर दिया। फिर हम उसमें element ले आए gender equality का, discrimination का। I don't think that was the law to place it in. जब आप इतना बड़ा framework एक law के अंदर बना देते हैं, वो law ineffective हो जाता है। I think that law was working. We started trying to fix. ठीक है, कोई उसमें होंगी चीजें ऐसे, but precedent आपका build हो रहा था through the ombudsman's office. And one of the problems was कि defamation use हो रही थी by the accused. They were taking it to the High Court and delaying. But that wasn't a flaw with this law. That was a flaw with the penal code. तो ये है मेरा एक उसमें थोड़ा सा introduction ये है कि I think लॉज के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि ये लॉ ठीक नहीं है, ये प्रोविजन ठीक नहीं है उस लॉ में, बट आई थिंक वी गॉन टू फार ऑन दैट साइड बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रही। स्ट्रक्चरल इश्यूज हम विद इन द लार्जर क्रिमिनल सिस्टम में नहीं देख रहे। अब यूके का जब सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस हुई थी एज एन एग्जांपल, जब सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस हो रही थी तो उन्होंने जो ड्राइव किया था इस पूरे सिस्टम को, वो लॉ नहीं था, वो था एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस। out of the box imagination of how to get people on board कि seat belt use करना आपकी safety के लिए है। It was that then drove the law, not the other way around. It's not always the law that drives the change. Society की इतना complex fabric है society, आप लीगल सिर्फ उस ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं कर सकते। और मेरा ये थोड़ा सा एक और मैं कहना चाहूंगी कि आई थिंक लिबरल फेमिनिज्म को हमने थोड़ा सा उसको एक बहुत ज्यादा सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज लिबरल फेमिनिज्म इज अ फोकस ऑन लॉज एंड कोर्ट सिस्टम्स एंड वुमेन इन पावरफुल प्लेसेस, वो स्ट्रक्चर को नहीं एड्रेस करता। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि लॉज होने चाहिए, एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि जरूरत थी एक वक्त, सेक्सुअल हरासमेंट लॉ की जरूरत थी, बट आई थिंक उसको जब जैसे टेम्पर किया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं थी, वो हैज बिकम अ हैबिट। अब हमें एज एक्टिविस्ट या जो भी हमें कहें लॉयर्स, वी नीड टू रीथिंक कि हम इन लॉज को अब नाउ वी हैव टू ब्रिंग देम टू लाइफ एंड मेक देम इफेक्टिव फॉर वुमेन। उसका क्या है अब नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज हम अब ये हुकूमत आई है,
अब हम उसको क्वेश्चन करते रहेंगे आप कौन सा प्रो वुमेन लॉ ला रहे हैं, और हम वी नाउ कंसिडर्ड अ फेलियर कि वो लॉ नहीं लाएंगे तो गवर्नमेंट मतलब दे डिडंट डू एनीथिंग। तो ये एक माइंडसेट से निकलना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लॉ एट लीस्ट। थैंक यू। थैंक यू बेनजीर। बहुत ही क्लियरली आपने बताया कि जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है सेक्सुअल हरासमेंट लॉ के हवाले से, कि यहाँ पे जो लॉ के साथ इसको छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, लॉ बन गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने दें। और बारहा इस पे बहुत से एक्टिविस्ट का यही रुझान रहा है, उनका यही डिमांड भी रही है कि जो लॉ बन चुका है उसको एज इट इज रहने दें। तो इसके साथ आपकी तरफ वापस आती हूँ। उसके साथ हमारे पास मैडम मलीहा साहिबा मौजूद हैं। इसी से रेलिवेंट बात कि जिनसी हरासगी का जो कानून 2010 में पास हुआ था, क्योंकि मलीहा साहिबा आपकी एक बहुत बड़ी एफर्ट रही है उस कानून को ड्राफ्ट करवाने में, उसको पास करवाने में और ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने में। एक तो हमें बताइए कि क्या इस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है आपके ख्याल में अ, सही मानों में हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो उसमें कौन से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम कहते हैं खवातीन की बराबरी की बात करते हैं, या फिर ऐसी जगह की बात करते हैं जो कि उनके लिए साजगार हो काम करने के लिए। तो अगर ये लॉ वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये खवातीन के लिए बड़ा मसला है। जी मलिहा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैं बेनज़ीर साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगी फॉर मेकिंग सच गुड पॉइंट्स। हर लिहाज से डोनर के फंड्स लेके आप थोड़े सालों के प्रोजेक्ट चलाते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करें इन चीज़ों को। पुलिस की जो असल में ट्रेनिंग होती है, जजेस की जो असल में ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से या उनके इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे ट्रेनिंग को और ट्रेनर्स को आप बेहतर करो तो सिस्टम का हिस्सा बनेगा, तब चीजों से फायदा होता है। वरना डोनर फंडिंग लेके आप 200 को 100 को लोगों को ट्रेन करते हो, 500 को ट्रेन करते हो, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द फोर्स? सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। लेकिन जहां तक सेक्सुअल हरासमेंट वाले लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। और क्योंकि मैं सिर्फ इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती हूँ और पिछले 14 साल से कर रही हूँ, मेरा 15th ईयर शुरू हो गया। लिटरली हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कंप्लायंस है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी तक कंप्लायंस नहीं हुई। उनको मैं अगर जनरली देखूं तो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो जहां नहीं है कंप्लायंस, या जो लोग कहते हैं कि जी लॉ बन जाते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि उन्होंने खुद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, वरना वो ऐसे नहीं कहते। या तो इग्नोरेंट लोग हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता कि लॉ बना है, या पता भी है तो ये नहीं पता कि कैसे कंप्लाई करना है। सो इग्नोरेंट हैं, या एरोगेंट लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ बना है क्या कर लोगे, नहीं करते। और तीसरी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें पता है कि कानून बना है, इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जहां मैनेजमेंट्स में, सीनियर मैनेजमेंट्स में हरासर्स खुद बैठे हुए हैं, तो वहां पे उन्हें पता है कि अगर प्रॉपर कंप्लायंस हुई तो सबसे पहले हम खुद पकड़े जाएंगे, तो उनकी इंटरेस्ट में नहीं होता कंप्लाई करना। सो ये 3 जनरल से ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के जहां पे नहीं है अभी। लेकिन क्योंकि मैं यही काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने नई नई ऑर्गेनाइजेशंस नजर आती हैं जो कंप्लाई कर रही हैं। उसमें कुछ को पता चलता है कि कानून है और इसका क्या फायदा है, तो दे वांट टू कंप्लाई, क्योंकि अच्छे साफ सुथरा वर्क एनवायरनमेंट देना मैनेजमेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के फायदे में होता है। क्योंकि माहौल जब बेहतर होता है तो सारे एम्प्लॉयज जो हैं, उनके मर्द औरत मुतजन्नद सब फोकस कर पाते हैं अपने काम पे, बजाय एक दूसरे को तंग करने या तंग होने के। तो जब 100% काम पे फोकस करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर प्राइवेट सेक्टर, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी बॉटम लाइन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
तो हर सेक्टर में नई नई ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लाई कर रही हैं। तो एक तो उन जहाँ पे मैनेजमेंट में अच्छे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अच्छी नीयत से कंप्लाई कर रहे हैं, वो भी नजर आते हैं। कुछ कुछ एक और चीज मैं देख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, जो चीजें बना के बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, लीवाइस के लिए या डकहेड के लिए या और बहुत सी कंपनियां हैं, टारगेट के लिए भेजते हैं बना के चीजें। तो बाहर के जो उनके कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके यहाँ ये पॉलिसीज होनी चाहिए। तो वो उनके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर वो देखते हैं कि अच्छा हमें क्या करना है, कानून का पता चलता है, उससे कंप्लाई करते हैं। और मैंने बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखी, फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं, हर साइज की, जो एक दफा कस्टमर के कहने पे प्रोसेस शुरू करते हैं कंप्लायंस का, लेकिन फिर वो देखते हैं कि ये तो अच्छा काम है, इससे हमारा और हमारे एम्प्लॉयज का फायदा है, तो वो फिर कस्टमर के कहने पे शुरू किया। लेकिन उसका फायदा देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्योंकि हमें जहां से भी कहीं से ढूंढ के मेहरगढ़ तक पहुंचते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, यहाँ पे हेल्प चाहिए, यहाँ पे हेल्प चाहिए, लॉ के तहत अपनी पॉलिसी बनानी है, हमारी ये नीड्स हैं, ये इसको कैसे इसमें अडाप्ट कर लें, या हमारे लोगों को ट्रेन कर दो, या जब मुश्किल केसेस आते हैं तो तब अगर उनको हेल्प चाहिए होती है तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम। तो बाहर से रिक्वायरमेंट की वजह से शुरू किया, लेकिन फायदा देख के बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते और किए चले जाते हैं। पंजाब में बहुत ज्यादा इस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है कंपनियां जो इस पे अच्छे से काम कर रही हैं। फिर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है, जिन कंपनियों को लगता है कि हम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनने के लिए बड़े हैं शायद, तो वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स हैं। वहां पे 100% कंप्लायंस है। और ऐसा नहीं है कि एक दफा उनके मेंबर कंपनीज ने कंप्लाई कर लिया तो बस फारिग हो गए, नहीं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो अब उन्होंने नया शुरू किया, सब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, वो कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम करते रहते हैं कि उनके मेंबर जो कंपनीज हैं उन्हें कहाँ कहाँ हेल्प और सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो आपका जो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे बहुत अच्छे से कंप्लायंस हो रही है। एक होता है कि पहले आप वो जो मैकेनिज्म कानून में दिया वो आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो, वो तो उन्होंने 2010 से कर लिया। 2017 के बाद से उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले जरा गहराई के लेवल पे चली गई है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और दूसरा, आपको पता है कि स्टेट बैंक ने जिम्मेदारी ली हुई है कि पूरा जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर है पाकिस्तान में, वहां पे इस लॉ की कंप्लायंस का, उनके इंस्पेक्टर्स जब जाते हैं बैंकों में देखने के फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो ये हरासमेंट वाले लॉ की भी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। और फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने अपने सारे इंस्पेक्टर्स को ट्रेन करवाया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिस्ट है सवालों की, कि वो सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा लॉ की कंप्लायंस है कि नहीं और कमेटी है कि नहीं और के सारे नहीं। वो इतने अच्छे से जब समझ लिया उन्होंने ट्रेन होने के बाद, तो वो कहते हैं कि अब हमें समझ आई कि सिर्फ सवाल नहीं पूछने, हमने इंश्योर करना है कि वहां पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इन लेटर एंड स्पिरिट। तो वो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता कि क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट सीरियस है तो अब सेक्सुअल हरासमेंट खत्म हो जाएगी। सब कॉन्टिनेंट में ही देखो तो वो अंग्रेज ने जब ये पीनल कोड बनाया था तो 1860, उससे पहले भी जो जिस किस्म के कवानीन थे, कत्ल का कानून तब बना था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतने 100 साल में 200 साल में कत्ल होना बंद हो गया क्योंकि कानून बन गया। ये जैसे इन्होंने कहा बेनजीर ने कि डिटरेंस क्रिएट करते हैं कवानीन। तो ये वाला जो है सेक्सुअल हरासमेंट का ये स्पेशल लॉ है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पुलिस या कोर्ट में नहीं जाना होता, ये ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है इसको
हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ इसका मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तो जिन इदारों में अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है वहां पे डिटरेंस क्रिएट हुई है। कोई केस होता है जब मैनेजमेंट्स इनकरेज करती हैं कि आप अगर हरास हो रहे हो तो आप रिपोर्ट करो, वहां पे केसेस रिपोर्ट होते हैं। पहले केस को जब कमेटी उनकी अच्छे से हैंडल करती है, गलत काम करने वाले मर्द या औरत को जब सजा होती है तो उससे फिर दूसरे लेवल की डिटरेंस शुरू होती है कि अच्छा सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रही, एक्चुअली पीनलाइज भी कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इससे क्रिएट हो रही है। तो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, नौकरी भी जा सकती है। तो उन इदारों में डिटरेंस क्रिएट हो रही है। जिन इदारों में अभी तक नहीं है कंप्लायंस, वहां पे मैं सबको हमेशा रिक्वेस्ट किया करती हूँ कि जहां जहां हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे कंप्लायंस करवानी है। क्योंकि जब तक हम सब मिलके नहीं इस पे काम करेंगे, और सिर्फ इस कानून पे नहीं, तमाम कवानीन पे, जिसको पता है कि क्या कानून है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है या कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमारी एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है कि कहाँ पे किसको जरूरत है और हमें उन्हें क्या बताना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे गाइड करना है। तब ये चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारी पेट्रियार्की और ये सारे इश्यूज जो हैं, अ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को बता रहे होते हैं लेकिन अपने घर में वो चीजें, वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हो या जो भी हो। तो एक तो ये सबसे रिक्वेस्ट कि सबको मिलके करना है। लेकिन सॉरी, मैं आखिर तक पहुंच जाऊंगी कि आगे क्या करना है, लेकिन जो आपने सवाल किया था आई थिंक यहाँ अ, उसका कम से कम जवाब शायद आप तक पहुंच गया। फिर आगे और जी बात थैंक यू करेंगे। मैम। इसी से रेलिवेंट है कि नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज बननी थी। एक तो फेडरल पे बननी थी, फिर सूबों के सूबों में बननी थी। तो उन कमेटीज का जो स्टेटस है, क्या उससे आगाह कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी जो बनी थी वो सिर्फ 2 साल के लिए बनी थी। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे NCSW के फोरम पे थी और डॉक्टर फौजिया सईद ने उसको हेड किया था। उसका मकसद था इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को शुरू करवाना। तो वो 2 साल में रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस पे और फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये मैकेनिज्म शुरू कराया था। और 2 साल के बाद वो कमेटी को खत्म कर दिया था क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस की है। उसके बाद जो प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटीज बनी थी, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये डिवॉल्व हो गया था सब्जेक्ट, तो शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे से वॉच कमेटीज ने काम किया। अब आके आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जो है वो काफी लवारस सी हो गई, क्योंकि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। वहाँ के जो मोहतसिब हैं उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है वो बहुत काफी है, तो उन्हें भी कमेटी जो है वो ओन नहीं करनी। सो जो हमारा प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन था, उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप इसकी जिम्मेदारी ले लो, तो उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। सो सिंध जो है वहां पे नहीं हो रहा। पंजाब में भी इसी तरह शुरू के कुछ सालों ज़किया शाहनवाज साहिबा जब तक थी, इरम थी वुमेन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी, उस जमाने में बहुत अच्छे से काम हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अब पंजाब में ये है कि जो नई मोहतसिब हैं वो अपने तौर पे नई कमेटी बनाने का, प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी बनाने का उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है कुछ महीनों से। उसमें बड़े अच्छे से काम हो रहा है। हम भी जहाँ सपोर्ट हो सकती है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। जो एक सबसे अच्छी चल रही है अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा की है। उनकी बाकायदा क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं। रक्षंदा नाज जो है वो बहुत अच्छे से उसको लेके चल रही हैं। वहाँ पे सिविल सोसाइटी भी, गवर्नमेंट के लोग भी, कुछ डोनर्स भी बाकायदा मिलते हैं और सब अपना अपना काम शेयर करते हैं, कुछ चीजें प्लान करते हैं। कोशिश यही करते रहते हैं कि और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो आप खुद इसका हिस्सा रहे हो जब पंजाब के कमीशन का, और आपको पता है कि हम कोशिश गिव अप कभी नहीं करते, कोशिश करते रहते हैं। जी अम, अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ। ठीक है। फिर वो तो आपको भी पता है। देखिए, ये तो हमारी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल का हिस्सा रहा है
कि हमने जी कोशिश बहुत की, लेकिन चले हम अपनी कोशिश को कहीं पे भी खत्म नहीं कर रहे। तो उम्मीद करते हाँ हैं कि हमारे कुछ हमख्याल लोग जो हैं हमें वक्त के साथ मिलते जाएंगे, तो ये हालात बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू मैं मलिहा आपको साहिबा। बताऊं, बहुत से अच्छे, सॉरी एक जुमला और बोलता हूँ कि ये पिछले 14 साल में इतने अच्छे अच्छे लोग साथ शामिल हुए, प्राइवेट सेक्टर से भी और अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो सिर्फ अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मसला इतना सीरियस है और घर घर का मसला है, सिर्फ इदारों का नहीं, घर घर का मसला है। तो वो जाती तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और सिर्फ औरतें नहीं, मर्द, बहुत से मर्द जो कि दिल से अच्छी नीयत के साथ इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें, और हर एज ग्रुप में सो हैं ऐसे लोग। सिर्फ ये है कि जो काम हो रहा होता है वो मीडिया में बहुत नहीं आता, क्योंकि लॉ कहता है कॉन्फिडेंशियली इन केसेस को आप रिजॉल्व करो, तो मीडिया में जी। नहीं आता, तो हमें लगता है कि शायद नहीं हो रहा। लेकिन खामोशी से अंदर ही अंदर बहुत सा काम हो रहा है। सिर्फ कोई केस खराब होता है और मीडिया में आता है, तो फिर लोग वही बात करते हैं कि जी फलाना केस और कुछ नहीं हुआ, तो लॉ काम नहीं कर रहा। दैट इज नॉट ट्रू। A lot of good work is being done by a lot of individuals and a lot of organizations. तो वहां वहां पे बहुत अच्छे से चीजें बेहतर हो रही हैं। थैंक यू। थैंक यू मलिहा साहिबा। शाजिया आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। मेरा अगला सवाल निदा साहिबा से है कि निदा, आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल जुड़ी हुई है विमेन इन लॉ के हवाले से। कैसी खवातीन जिन्होंने लॉ तो किया है, लेकिन लॉ करके शायद वो लॉ को फायदा के तौर पे हासिल करती हैं, या फिर ये डिग्री के तौर पे हासिल करती हैं, कर लेती हैं, फिर घरों में बैठ जाती हैं। हालांकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी हमें मतलब कहीं पे भी नजर आती है, बार में नजर आए या ऑफिस में नजर आए, वो हमें उस तरह से नजर नहीं आती। लेकिन आपने एक नई मोटिवेशन दी है खवातीन को कि किस तरह से जुड़ना है कानून के साथ, और अपनी स्ट्रगल को कहीं पे नहीं छोड़ना। तो आपके ख्याल में कि कौन सी ऐसी मसाइल हैं या कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि खवातीन को कानून का हिस्सा बनने से या कानून में आने से, ये पढ़ाई करने से रोकती हैं, या फिर इसको प्रोलॉन्ग करने से आगे रोक रही हैं? और मतलब वकला के लिए बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो आपने स्टडी की है वो आप हमें बताइए कि कौन से ऐसे खवातीन के लिए स्पेसिफिक मसाइल हैं, क्योंकि हमें कुछ ही नंबर्स में खवातीन नजर आती हैं। अगर हम 80s में चले जाते हैं तो हमें आसमा जहांगीर, जस्टिस जस्टिस नासरा, ठीक है, कुछ नाम ही थे जो हमें सुनाई देते थे। लेकिन अब हमें आते हैं तो माशाल्लाह हमारे पैनल में भी आज 3 वकील खवातीन मौजूद हैं, हमारे लिए बाइस फख्र बात है। तो क्या मसाइल हैं कि खवातीन आगे जारी नहीं कर पाती हैं? बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी लंबा सवाल है, तो मैं इसको कोशिश करूंगी कि मैं जितना इसका आपको मुख्तसर जवाब है वो दे सकूं। लेकिन जो बैरियर्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और जो हमने स्टडी भी किए हैं, वो बहुत सारे तो ऐसे हमारे मुआशरे से ही जुड़े हैं, और वो सिर्फ ये कानून के शोबे में नहीं है। वो हम देखते हैं कि वो चाहे ख़वातीन डॉक्टर्स हैं या जिस भी और प्रोफेशन में है, तो वो मतलब कुछ ऐसे सांझे मसाइल भी हैं जो कि माशरे की तरफ से फिर आते हैं। उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन के बारे में एक ऐसी सोच रखना कि शायद वो उस काबिल नहीं है, या वो जिस तरह हम कहते हैं कि वो फ़ौजदारी के केसेस मुकदमात जो हैं उतने अच्छे तरीके से शायद ना हैंडल कर सकें। इसी तरह कुछ नोशंस बने हुए हैं कि जी ख़वातीन जैसे टीचिंग में ज़्यादा सही रहेंगी या रिसर्च साइड पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी, लेकिन वकालत उस तरह अदालतों में वो शायद उतने अच्छे तरीके से ना सर अंजाम दे सके। तो ये सारे जो रवैये जुड़े हैं
ख़वातीन से मुंसलिक हैं, वो उनका हम निचोड़ एक देखते हैं। वो लॉ फर्म्स से ही शुरू हो जाता है, बल्कि लॉ स्कूलों से ही शुरू हो जाता है कि वहाँ पे भी आपको उस तरह की इंकरेजमेंट नहीं मिल सकती अपने टीचर्स वगैरह से भी। लाइक वो भी आपको समटाइम्स वो आपका अपना भला करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तरफ से। दे आर ट्राइंग टू गाइड यू कि नहीं, आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें, टीचिंग कर लें। अपनी तरफ से वो उनको लगता है कि वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये होता है कि हमारा सिस्टम क्योंकि ऐसा बना है कि जो बहुत सारी तकनीकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे मबनी है, और उस वजह से अगर ख़वातीन उन तकनीकी जो भी चीज़ें आपको दरकार हैं इस शोबे में, इस प्रोफेशन में आगे जाने के लिए, अगर वो उन टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसी को पूरा नहीं कर सकेंगी, तो जाहिर सी बात है वो उस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगी। और ये टेक्निकलिटीज़ एक्टिव लीगल प्रैक्टिस से ही आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी पहले आपको जो 6 महीने इंटीमेशन दे के बार काउंसिल को किसी बड़े वकील को शैडो करना है, तो कई केसेस हैं जिस पे आपको काम करना होता है, उनकी लिस्ट जमा करानी है आपको, आपकी डिग्री वेरीफाई होती है। इसके अलावा फिर जब आपको हाई कोर्ट का भी लाइसेंस चाहिए, एडवोकेट हाई कोर्ट का, फिर 2 साल का अरसा गुजरा होना चाहिए, और एक इसी तरह एक लिस्ट ऑफ केसेस है जो आपने जिसमें काम किया होना चाहिए एज अ काउंसिल योरसेल्फ। और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए मजीद 7 साल का आपने एक्सपीरियंस शो करना है, और वो भी इसी तरह कुछ केसेस हैं, 10-15 केसेस की लिस्ट जो आपने एज सीनियर काउंसिल, लीड काउंसिल के तौर पे। अब खवातीन को पहले तो वो लॉ फर्म्स में रखते नहीं, रखेंगे तो फिर वो आपको अदालत जाने का मौका नहीं देंगे। आप अदालत नहीं जा रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो हाजिरियां हैं वो नहीं लग रही, आपका नाम उन जजमेंट्स में नहीं आ रहा, तो आप वो एक्टिव लीगल प्रैक्टिस शो कैसे करेंगी ना। तो चाहे आपका 10 साल का भी एक्सपीरियंस है वकालत में, लेकिन अगर वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो कहीं किसी नाम उसका नहीं आ रहा कहीं पे इस तरह की चीजों में जो मानती है बार काउंसिल के भाई हाँ ये एक्टिव लीगल प्रैक्टिस शो कर सकता है, तो उससे फिर हम ये होता है कि बहुत सीनियरिटी में पीछे रह जाते हैं। और यही वजह है कि विमेन लॉ इनिशिएटिव का सीनियरिटी और ऐसी जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो खवातीन के खिलाफ जाती हैं, क्यों खिलाफ जाती हैं, क्योंकि वो लॉ फर्म के उन रवैयों की वजह से जो कि ये समझ के कि खवातीन बोझ हैं, हरासा होके आ जाएंगी, या इनको अदालत भेजेंगे तो बोझ होगा, मसले डील करने पड़ेंगे, तो वो जब बराबरी के मौके नहीं देते उन खवातीन को कि वो भी इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकें केसेस को आर्ग्यू करने में, तो जाहिर सी बात है वो आपकी सीनियर्स भी होंगी तो वो पीछे रह जाएंगी उन मर्दों से जो बाद में बेशक आए हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्टिव लीगल प्रैक्टिस की, तो ये जो कनेक्शन समझना है ना, ये भी कहीं पे मौजूद नहीं है। मुझे इतने साल लग गए और ये काम करने के बाद मैं अब मतलब इस चीज से वाकिफ हूँ, लेकिन ये बातें ना कोई बताने वाला है आपको स्टेज पे जब आप कॉलेज में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ना ही प्रोफेशन में आने के बाद आपको इन चीजों की अहमियत कोई एक्सप्लेन करता है कि भाई लाइसेंस क्यों जरूरी है, जल्द से जल्द उसे उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना क्यों जरूरी है, सीनियरिटी का क्या इम्पैक्ट होगा। और ये चीजें नहीं होंगी तो आप इवन जो जुडिशरी का इम्तिहान है उसके लिए भी नहीं आप बैठ सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको 2 साल का जो है एक्टिव लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस दिखाना है। तो मतलब ये कि लॉ फर्म जो आपकी करियर में इम्पैक्ट कर सकती है वो सिर्फ पर्सनल हद तक नहीं है, और सिर्फ लॉ फर्म में ग्रो करने की हद तक नहीं है, वो आपको ओवरऑल प्रोफेशन के अंदर ग्रो करने से रोकता है, क्योंकि आपका एक्टिव लीगल प्रोफेशन वो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपको कल को जज बनना है उसके लिए भी चाहिए, कल को एडवोकेट हाई कोर्ट बनना है उसके लिए भी चाहिए। तो ये आपको मल्टीपल लेवल्स पे ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल नहीं होती, उस तरह के नेटवर्क्स नहीं होते खवातीन के, वो शामों को लेट बैठ के गप्पे नहीं मार सकती लॉ फर्म्स में उस तरीके से, संडेज को गोल्फ कोर्सेज में जाके गेम ऑफ गोल्फ नहीं उस तरह से खेल सकती। तो वो इन सारी कॉन्वर्सेशंस का जब हिस्सा ही नहीं बनेंगी, और जाहिर उन पे और जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो फिर उस सारी डिबेट से, उस सारी कॉन्वर्सेशन से इतनी बाहर रह जाती हैं, और किसी वेबसाइट पे, किसी बार काउंसिल की उस पे इस तरह की प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है वो उस तरीके से मौजूद नहीं है, ना इस पे कोई तरबियती प्रोग्राम उस तरह से हो रहे हैं। अब हम ऑब्वियसली अपने सतह पे तो कोशिश करते हैं कि ये मालूमात हम दे सकें बच्चियों को खास तौर पे, लेकिन जाहिर है जो एक हुकूमती सतह पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, वो हमें उस तरह से नजर नहीं आता, और ये वजह बनती है फिर जिसकी वजह से खवातीन इस शोबे में काबिलियत होने के बावजूद टेक्निकली बहुत पीछे रह जाती हैं एज कम्पेयर टू देयर मेल कॉलीग्स। थैंक यू निदा।
मेरा अगला सवाल सुमेरा साहिबा से है कि सुमेरा, आपका क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स पे खासा काम है, और अगर देखा जाए तो जो आपका काम का खासा है वो विमेन एंड माइनॉरिटी है, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान में अक़लीती ख़वातीन को दरपेश हैं, जो कि उनको तरक्की की राह में जाने से रोकते हैं? और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि आप अपना जो थोड़ा सा है नज़रिया उस हवाले से भी पेश करें कि फोर्स्ड कन्वर्जन किस तरह से एक हर्डल पैदा कर रहा है अक़लीती ख़वातीन के लिए खासकर, क्योंकि कल ही एक केस जो कि फैसलाबाद और लाहौर पंजाब में इसमें सरे फहरिस्त हैं, जहाँ पे एक तो वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा है और दूसरा फोर्स्ड कन्वर्जन के केसेस बहुत ज्यादा है। तो 10 साल की बच्ची है लाइबा जो कि अभी कन्वर्ट की गई है, और उसको भी यही कहा जा रहा है कि अब ये कन्वर्ट हो चुकी है, हम इसको वापस नहीं देंगे। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनका क्या, किस तरह से रोकथाम की जा सकती है? थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माइनॉरिटी कंसर्न का और शाजिया आपका, आफ्ताब सबका जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे इस हेल्दी पैनल में लेने का, जिसमें एक अच्छी डिस्कशन जो है खासतौर पे विमेंस के हवाले से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको हैप्पी विमेंस डे, और हम सब एक दूसरे को इनकरेज करें जो जो भी वर्क और जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया ताकि ऐसे इश्यूज को भी डिस्कस किया जाए, और खास तौर पे जिस तरह के माइनॉरिटीज से आपने बात की कि माइनॉरिटीज विमेंस को क्या इशू है। तो मुझे काफी अरसा प्रैक्टिस में भी हो गया है, 15 ईयर्स से ज्यादा मुझे प्रैक्टिस में हो गया, और मैंने बड़ी प्रोएक्टिव जो है वो प्रैक्टिस की है, ना सिर्फ के एक लाइसेंस होल्डर और इस तरह से, बल्कि मेरी कोर्ट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हैं। और फिर एज ए मेंबर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन भी मैं सिंस 2012 से काम कर रही हूँ, एनएलडी मेंबर, जिसमें माइनॉरिटीज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स होती है, जिसमें हम खास तौर पे माइनॉरिटीज के इश्यूज को जो है वो मॉनिटर करते हैं कि किस तरह उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कहाँ पर कमी आ रही है और क्यों आ रही है। तो माइनॉरिटी विमेंस का सबसे पहले तो भी मैं देखे रिसेंट अभी बात करना चाहूंगी, जिस तरह आपने देखा है कि अभी न्यू गवर्नमेंट्स आई हैं, तो आप देखें कि माइनॉरिटी विमेंस की रिफ्लेक्शन उस तरह से कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी। आप सारी पार्टीज की रिजर्व सीट्स की लिस्ट उठा के देख लें, आप पीपल्स पार्टी की अगर लिस्ट देखें तो इतनी लिबरल और इतनी बड़ी जमात होकर उसमें एमएनए की जो लिस्ट है उसमें एक माइनॉरिटी विमेन नहीं, ठीक है। तो क्या कोई क्रिश्चियन खातून या कोई दीगर माइनॉरिटी से कोई इस तरह से नहीं थी कि उसको एक एमएनए की लिस्ट में उसका एटलीस्ट नाम तो होता। इसी तरह से आप दूसरी पार्टीज की अगर देखें तो जेंडर बैलेंस की भी बात अगर हम करें तो जेंडर भी बैलेंस नहीं है, कि अगर आप माइनॉरिटीज की सीट्स अगर आप 6 एलोकेट कर रहे हैं तो उसमें एक माइनॉरिटी विमेन आप दे रहे हैं। तो जब माइनॉरिटी विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और फिर नेशनल असेंबली में नहीं होगी, तो किस तरह से वो अपने इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर सकेंगी, किस तरह उनकी कोई बात करेगा। अब मैं आपको आपकी तवज्जो जो है वो बहुत एक मेन इश्यूज पर जो है दिलवाना चाहती हूँ एज ए माइनॉरिटी विमेन, कि इस टाइम हमें क्रिश्चियन डाइवोर्स का जो है वो बहुत ज्यादा हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है माइनॉरिटी विमेन के लिए, क्योंकि 1869 का हमारा जो है वो मैरिज एक्ट है, और 1872 का हमारा डाइवोर्स 1872 हमारा मैरिज है, और 1872 जो है वो हमारा 69 हमारा डाइवोर्स है। अब देखिए, डाइवोर्स पहले बन रहा है और मैरिज लॉ जो है वो बाद में बन रहा है। वो अब आप देखें कि 1869 या 1872 बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी भी वही लॉज आपको पता है वक्त के साथ अमेंड होते हैं, जरूरत के मुताबिक जो है उसमें चीजों में तब्दीली आती है। जिस तरह के अब उस लॉ में लिखा है कि शाम के वक्त शादी नहीं हो सकती, लेकिन अब आपको पता है कोई भी शादी शाम के अलावा नहीं होती। तो उसमें जो है वो खासतौर पे माइनॉरिटी विमेन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 10 जो है उसके तहत ही डाइवोर्स पिटिशंस कोर्ट में फाइल होती हैं, और सेक्शन 10 ये कहता है कि जब भी औरत कोई अडल्ट्री कमिट करेगी और उसके लिए आपको विटनेस भी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक क्रिश्चियन विमेन के लिए एक बड़ा स्टिग्माइज हो जाएगा कि अगर आप चले फर्ज करें कि पहले तो ये कोर्ट्स में डिग्री नहीं होते केस, इन केस हो जाए तो क्या आप ये साबित हो जाए कि ये लड़की या ये औरत अडल्टर है,
तो आप बताएं कि वो औरत जो है वो किस तरह रीमैरिज उसके साथ कोई करेगा। तो इस तरह माइनॉरिटी विमेंस का ये जो हमने मतलब इसको हमने देखा, ह्यूमन राइट्स के प्रोस्पेक्टिव में भी आता है, हम स्टेट से भी मुतालबा करते हैं कि वक्त और हालात के मुताबिक इसमें थोड़ी अमेंडमेंट लाएं, थोड़ी सी कोई और चीजें इसमें ऐड अप कर लें, ये नहीं कि इसको आसान बना दें, लेकिन वक्त और जरूरत के मुताबिक, ताकि एक डिसेंट वे से एक विमेन जो है वो अपना रास्ता जो है दूसरा इख्तियार करे। क्योंकि इसकी वजह से कई दफा ये होता है कि प्रॉपर लॉ ना होने की वजह से जो है वो जो मर्द हजरात हैं या कुछ खवातीन हैं, वो वक्ती तौर पे कन्वर्ट होकर कोई इस तरह से दूसरी शादी कर लेते हैं। तो देखें, जो पानी बहना है वो तो बह रहा है, उसने तो नहीं स्टॉप होना। लेकिन अगर हमें स्टेट एक उसमें प्रॉपर लेजिस्लेशन कर देती है, प्रॉपर एक लॉ, काफी दफा लॉ मिनिस्ट्री में गया है, उसको अगर ये प्रूव करते हैं या उसको देखते हैं, मैं एक स्टेट से मुतालबा कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिटी में 100% कंसेंसस तो कभी भी नहीं होते। डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, मतलब आपके आपके फिरके भी कुछ फर्क हो जाते हैं, सम टाइम इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह वो माइनॉरिटी विमेन तो बहुत ज्यादा सफर करती है। अगर एक आदमी छोड़ के चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो 4 बच्चों की मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो एक तो ये इशू इस टाइम उसको फेस करना पड़ता है। फिर अगर आप हेल्थ में आ जाएं, तो हेल्थ में भी आप देखें, पीछे स्टाफ नर्सेस का एक इशू हुआ, उस पर भी हमने काफी वर्क किया अनटचेबिलिटी पे, कि कुछ ऐसी चीजें जो मुकद्दस आयात हैं या मुकद्दस डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट्स के अदारों में किसी सिक्योर जगह पर होने चाहिए। क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई जो हैं, वो दर्जा चहारम के मुलाजिम होते हैं। और वो जब जाकर वहां पर कोई सफाई करते हैं, अनफॉर्चुनेट उनसे कोई पेपर गिर जाए या अनफॉर्चुनेट कोई सीनरी गिर जाए, तो वो कोई एक मेस क्रिएट होता है, जो कि हम समझते हैं कि कंट्री वाइज भी हमारे लिए एक बायसे शर्मिंदगी होता है। तो इस तरह आप देखें कि रावलपिंडी में भी एक खातून के साथ ऐसे ही हुआ कि वो सफाई कर रही थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने कलेक्ट किए, तो कोई एक बड़ा नागवार जो इशू जो है वो क्रिएट हो गया। बाद में फिर मैन पुलिस वहां पर पहुंची, वो भी एक इशू बना कि भाई विमेन्स क्यों नहीं थी। तो ऐसे जो इश्यूज हैं माइनॉरिटी विमेन्स, जो खासतौर पे स्वीपर्स हैं, उनके लिए कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। जो मैं समझती हूँ कि माइनॉरिटी विमेंस को उस तरह से सिक्योर नहीं किया जाता। बेचारी सड़कों पे खड़ी होके टेंडर्स लगाती हैं, ठीक है, उनके लिए कोई वर्क प्लेस पर कोई जगह नहीं कि जहां पर उन्हें इकट्ठा करके एक अटेंडेंस एटलीस्ट उनकी लगाई जाए। मर्द उनके घरों में जाके उनसे अटेंडेंस लगवाते हैं, दर्जा जो कि हमारी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करती हैं, या जो हमारी सेंट्री वर्कर्स जो खवातीन हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि आप विमेन्स को कोई एक प्रॉपर प्लेस दें। इसी तरह से जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी है कि आप देखें कि अभी जब सिलेबस की अगर हम बात करें, तो कोई क्रिश्चियन टीचर किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्पेसिफिकली जो सिलेबस को पढ़ाने के लिए अभी कहीं पर भी कोई ऐसी टीचर अपॉइंट नहीं हुई। सिलेबस तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप एथिक्स पढ़ लें और आप ये पढ़ लें, लेकिन बच्चों के पास कोई ऐसा टीचर मौजूद नहीं जो उनको एथिक्स पढ़ाए। और वो भी एक इटसेल्फ जो है वो लड़कियों के लिए भी एक थ्रेट है कि किस तरह वो बच्चों के साथ मिलकर बैठे, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम किस तरह से तश्कील दें। अब आपने बात की फोर्स कन्वर्जन की, तो आपने लाइबा की बात की। अभी रिसेंटली मैंने लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में, मैं थैंकफुल हूँ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की, कि 12 साल की बच्ची थी और उससे शादी की मुस्लिम 42 इयर्स ओल्ड मैन, और उसके 5 बच्चे हैं। तो उसने उससे शादी की और उसने अपनी जो है वो अरेस्ट हो गया। हमने बेल जो है वो उसकी पहले सेशन से खारिज करवाई, फिर उसने जब हाई कोर्ट में अप्लाई की, तो मैं बड़ी थैंकफुल हूँ हाई कोर्ट की, बल्कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की, कि उन्होंने जब लॉयर ने आर्ग्यू किया केस और कहा कि जी बच्ची देखें 12 साल, तो देखें जी वो बालग लगती है, देखें जी उसकी अपीयरेंस देखें। तो जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आप अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, आप लॉ की बात करें। उनकी लॉयर जो है वो चर्च का कार्ड दे रही है। तो उस जब वो बच्ची की एज ही 12 इयर्स है, तो वो चाहे उसका कद छत के साथ क्यों ना लग रहा हो, मैं कैसे इस एक्यूज्ड को मैं बेयर करूं। तो मैं समझती हूँ उन्होंने बड़ा एक अच्छा उसमें फिर फैसला है, बेल उन्होंने डिसमिस की उस मुलजिम की। तो अभी उसके बाद फिर एक और फैसला हाई कोर्ट का इसी तरह चाइल्ड मैरिज पर आया है। तो मैं समझती हूँ अगर ऐसी चीजें जो हैं वो की जाएं,
तो डेफिनेटली फिर हम माइनॉरिटी विमेंस खासतौर पे जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट से अपने आप को सिक्योर फील करेगी। लेकिन अभी तो जो है ये मामला कहीं पर भी थम नहीं रहा, कहीं पर वो इनहेरिटेंस लॉ जो है उसकी प्रॉपर नॉन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से माइनॉरिटी विमेंस बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं, फिर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की वजह से सफर कर रही हैं, फिर ये जो फोर्स मैरिजेज एंड फोर्स कन्वर्जन की हम जो बात करते हैं उसमें जब एज एक डिटरमिन नहीं, आप अपने चर्च रिकॉर्ड ले आए, आप अपना स्कूल रिकॉर्ड ले आए, लेकिन अगर बात सिर्फ सुई जुरस पर ही खत्म हो जाती है तो फिर तो आपके एज ए लॉयर आपके पास कोई, मैं समझती हूँ कि कोई बुक नहीं काम आती। मैं तो एक दिन मोहम्मदन लॉ भी ले गई, लेकिन कोई कोई चीज काम नहीं आती सिर्फ उस बात के कि जी लड़की जाना चाहती है। तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम माइनॉरिटी विमेंस को तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अगर आप असेंबली से लेकर उसकी जॉब्स की बात कर लें, आप उसकी इनहेरिटेंस की बात कर लें, आप उसके जो है वो पर्सनल लॉस की बात कर लें, आप उसकी मेंटेनेंस की बात कर लें, सूट फॉर मेंटेनेंस में वो किस तरह से जाएगी, किस तरह उसका खर्चा उसके बच्चों का जो है वो कोर्ट लगाएगी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं लॉ में वो अभी तक माइनॉरिटी विमेंस को उस तरह से रिलीफ प्रोवाइड नहीं करती जिस तरह के दूसरी खवातीन मैं समझती हूँ कि कम्पीट कर सकती हैं। अभी आप देखें कि अब मैं आ जाती हूँ अपने प्रोफेशन की बात में कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है। निदा जानती हैं हमें कि हम किस तरह से काम करते हैं काफी अरसे से। तो कभी भी कोई क्रिश्चियन खातून नहीं मिली कि जिसको कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए, या किसी अच्छी सीट पर जो हुकूमत की तरफ से कुछ जो होते हैं इक़दामात होते हैं ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है आर्टिकल 37 और 38 की, कि कुछ अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट ले ताकि हम उन कम्युनिटीज को भी जो है वो मेन स्ट्रीम में लाएं जो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार है। तो उसमें हमारी, अगर आप कोर्ट की बात करें, तो अभी तक कोई ऐसा अफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया गया जिसमें चले कोई माइनॉरिटी विमेन को किसी ऐसी पोस्ट पर मौका दिया जाए जिसमें वो अपनी एबिलिटीज, जिस तरह निदा ने कहा कि कुछ उस तरह से शायद कॉन्फिडेंस ही वो नहीं करते विमेंस पे, अगर जनरल विमेंस की बात करें। लेकिन माइनॉरिटी को तो मैं हमेशा कहती हूँ कोर्ट में कि ये डबल डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक वो खतून हो और दूसरा वो क्रिश्चियन हो या माइनॉरिटीज दीगर माइनॉरिटीज से हो, तो उसको उस तरह से मौके जो है वो हमारी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं करती। जिस तरह मैंने आपके साथ असेंबलीज की बात शेयर की है कि आप लिस्ट सारी सारी पार्टीज की आप लिस्ट उठा के देखें तो कहीं पर भी आपको उनकी उस तरह से रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी। अब मैं बात करती हूँ अगर जनरल सीट्स की, तो जनरल सीट्स में अगर 60 सीट्स हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 तो आप माइनॉरिटी विमेंस को दे, क्योंकि वो तो उस तरह से compete नहीं कर सकती जिस तरह बाकी विमेंस जो हैं वो compete कर सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं मैं समझती हूँ कि अगर लॉज की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पर जो है वो बहुत ज्यादा पीछे हैं, उनको उस तरह से मौके नहीं मिलते। कई दफा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अपने जो चर्चेज हैं वो वहीं पर उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहां पर वो रिलैक्स रहती हैं और अपनी एबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। बहुत ज्यादा उनका नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी खवातीन हैं हम में। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों एक खानेवाल में एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक दुकानदार ने कह दिया कि आपके लिए, आपको तो खत्म करना बड़ा 2 मिनट की बात है। तो गो के कई दफा ऐसी चीजें ऐसी हम जगहों पर काम तो करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे इश्यूज जो हैं वो कब किसी भी टाइम किसी भी लम्हा वो रेज होने के चांसेस होते हैं जिसमें कोई प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई लॉ की कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए स्पेशली फॉर माइनॉरिटी विमेंस, नॉट फॉर माइनॉरिटीज। अभी आप देखें हिजरे वाला वाकया देखें कि किस तरह से ये वाकया हुआ, और मैं समझती हूँ उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी जिसको और हाईलाइट करने की जरूरत थी कि वो एक क्रिश्चियन लड़के की वो शॉप थी और उसने देखें कि वो इचरे जैसी मार्केट में उसने उस खातून को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, बगैर ये देखे कि फ्रॉम वेयर शी इज कमिंग, मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से है या कहाँ से है। लेकिन उस टाइम उसने सिर्फ एक खातून को उसने प्रोटेक्ट किया। तो मैं समझती हूँ ये एक बड़ी एक रोल मॉडल एग्जाम्पल भी थी जिसको ज्यादा मैं समझती हूँ मीडिया पे, क्योंकि मीडिया भी सम टाइम माइनॉरिटीज के ऐसे इश्यूज को उस तरह से हाईलाइट नहीं करते जिससे मैं समझती हूँ कि लोग अगर देखें तो अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ भी एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक चंद एक इश्यूज हैं। बाकी ये कि फोर्स मैरिजेस की जहां तक मैं काम करती हूँ और खास तौर पे अंडर एज बच्चियों का,
तो डेफिनेटली इसमें तो आप सबको पता है कि अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर, जिस तरह मैडम बेनज़ीर जतोई ने कहा कि ऐसे प्रेसिडेंट्स भी होते हैं कई दफ़ा, लेकिन उस तरह उनको फ़ॉलो ही नहीं किया जाता। किसी एक आध केस में यहाँ पे सिर्फ़ मैं 2 मिनट शाज़िया, एक हाई कोर्ट की एक जजमेंट बहुत अच्छी थी जिसमें उन्होंने कन्वर्जन के हवाले से कहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट। तो जहाँ पे कोर्ट आपको कह दे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट, और ये मतलब कि डॉक्यूमेंट से नहीं हो सकता, ये वो एज से रिलेटेड नहीं जी, इट इज़ मैटर ऑफ हार्ट। तो वहाँ पर हुँ। फिर आप जो है आगे क्या आप लॉ पेश करेंगे? जहाँ पे बात ही आपके, एक जज आपके दिल की आवाज़ सुन रहा है बजाए कि आप बुक्स से देखें। तो गो कि बहुत अच्छी जजमेंट्स भी कई दफ़ा होती हैं जिनको हम कोट करते हैं। लेकिन मैडम की बात बिल्कुल ठीक है कि वो प्रेसिडेंट्स होते तो हैं लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होते। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमेरा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मज़ीद बल्कि आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है नाइला अयूब साहिबा से कि नाइला, बीइंग यंग फेमिनिस्ट, आप क्या समझती हैं कि मीडिया का क्या किरदार हो सकता है कि ये जो सिनफी तशद्दुद है, सिनफी बुनियादों पर जो इम्तियाज़ बरता जाता है लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ, इसमें मीडिया का क्या किरदार हो सकता है? नाइला, आप सुन पा रही हैं? आप म्यूट हैं। नाइला, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। मैम आप मुझे सुन सकती हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है नाइला। मैम सबसे पहले तो मेरा जो वर्क है सोशल एक्टिविस्ट, एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट मैं एनसीजेबी के साथ काम सॉरी कर रही नाइला, हूँ। उसके अलावा एसडीओ के साथ नाइला, अगर आप अपना जो हेडफ़ोन है या क्या जो भी है, अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो शायद ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, ये शायद बेहतर हो जाएगी। आप डायरेक्ट अगर बात करेंगी जो आपकी डिवाइस है उसके साथ तो शायद वो, हाँ, देखिए अब वो बेहतर हो गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लाइक मेरा काम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट का यही होता है कि अपने इर्द-गिर्द जो है सोशल चीज़ों को देखना कि वायलेंस किधर हो रहा है। लाइक सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है। तो अगर लाइक मेरी कॉलोनी में भी हो रहा है तो मैंने जाके कहा है तो वो कहेंगे कि ये कौन होती है हमें कहने वाली। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है। फिर हम पंजाबी कल्चर है हमारा, तो अगर उनको पता चले ना कि ये एनजीओ के बंदे हैं, तो वो कहेंगे ये लड़की एनजीओ में काम करती है, वो करैक्टर पे बात आना स्टार्ट हो जाती है। हुँ, लेकिन लाइक ये वही बात है कि अगर हम कोई भी स्टेप लें तो सबसे पहले अपने घर से लेना चाहिए। तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिया था सबसे पहले अपने घर वालों को कन्विंस किया था कि एनजीओ को लोग समझते हैं कि वो गंदी फील्ड है या जो भी है। लाइक बड़े बैड कमेंट्स भी लोग देते हैं जो लाइक के पुरानी थिंकिंग के लोग हैं वो सब। तो मैंने कहा जब तक हम खुद ठीक होते हैं तो तब तक जो है सब कुछ ठीक है। अगर हम खुद गलत हैं तो जैसे लोग बातें बता रहे हैं वैसे तो बहुत ही गलत है, तो आप लोगों ने भी यकीन कर लेना है। लेकिन नहीं, उसके अलावा दूसरी बात ये, जैसे आपने पूछा कि इश्यूज हमारे जो हैं लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस के, उसमें ये होता है कि वो तो मीडिया जो है इन बातों को तो कभी भी, अगर तो वो किसी क्रिश्चियन फैमिली का है तो वो हाईलाइट ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि वायलेंस यहाँ से भी स्टार्ट होता है कि घर की लड़ाइयाँ जो होती हैं वो इन्होंने स्टार्ट से ही मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात हमारी एक ये डोमेस्टिक वायलेंस में ये भी बात आती है, जैसे कि औरतें घरों में काम करने जाती हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन फीमेल्स ही घरों में काम करने के लिए जाती हैं। तो वो अगर हुँ, किसी की बात नहीं मान रही काम, तो उन्होंने लाइक मारा पीटा, और वो भी केस बहुत कम मीडिया हाईलाइट करती है क्योंकि बीइंग अ माइनॉरिटी वो क्रिश्चियन काम कर रही होती है घर में उनके। तो इसीलिए वो ज़्यादा यही कहते हैं कि हम इनसे लेन-देन करके कोई बात को रफ़ा-दफ़ा करें। इवन कुछ लोग, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं कि कोर्ट केस में आप जाएँ, हम आपके साथ होंगे। तो वो हुँ, अगर साथ देते भी हैं लोगों का, वो लाइक कोई सोशल सेक्टर है, कोई एनजीओ वगैरह सपोर्ट कर रही है कि अगर आपके पास अगर इतने फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका केस हम लड़ते हैं। लेकिन ये है कि आपने साथ खड़े होना है। अगर वो साथ खड़े भी हैं तो कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि वो जी सुलह कर लेते हैं। उनके साथ उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेने-देने वाला चक्कर होता है।
वो केस आगे खत्म ही नहीं होता, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन क्या हो सकता है? लाइक वो फैमिलीज पहले से आपस में उनके साथ सुलह कर लेती हैं, फिर क्या फायदा लोगों का कि वो काम करें। इसके लिए तो ये है ना कि जैसे हम छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस वगैरह जो भी, लाइक अभी जैसे इंस्टीट्यूशनल बात होती है कि कोई भी डोनर है वो 3 साल तक का प्रोजेक्ट देता है, तो डोनर को अगर हम पीछे छोड़ दें, अगर हम खुद से कुछ करें, या फिर जैसे कोई हमारी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, या फिर कोई हमें गवर्नमेंट सेक्टर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई सपोर्ट करता है, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करें। तो फिर उसमें ये है कि वॉलंटियरली वर्क करने में हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे पहले अभी मैंने इस पे भी काम किया है, चाइल्ड लेबर पे काम किया है कि काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड्स को हटाकर उनके वर्क प्लेसेस से उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन का करवाया है। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब सोशल एक्शन प्लान था हमारा। उसमें ये था कि मैंने सबसे पहले ना यही एरिया डिसाइड किया कि किस एरिया के बच्चे ज़्यादा लेबर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सक्यूज सबसे पहले नाइला, उनके parents को। सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, हमारे पास कम टाइम है। क्या आप हल की तरफ आ सकती हैं कि वो कौन से ठोस इक़दामात हो सकते हैं जो कि हम कम्युनिटी लेवल पे लें, तो जो सिनफी इम्तियाज का मामला है ये कम हो सकता है या इरेडिकेट हो सकता है? मैम ये कम हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन इसका ये है कि अवेयरनेस सेशन कंडक्ट कराएं ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये सोल्यूशन की तरफ आएंगे, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं। थैंक यू नाइला एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। जी। एक और चीज़ ये है कि औरत को अपने लिए खुद भी स्टैंड लेना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिली से होती है वो बेचारी मार खा खा के चुप करती रहती है, कोई स्टैंड नहीं लेती। तो उसके लिए उसको खुद से भी स्टैंड लेना चाहिए और अवेयरनेस सेशन से भी हेल्प मिलनी चाहिए उसको। बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू मैम। नाइला। जैसे कि कहावत है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो सबसे पहले तो खुद ही मोटिवेटेड होना पड़ता है। तो अभी क्योंकि हम अपने सेशन के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इश्यूज तो बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा अपने पैनलिस्ट से सुनना चाहते थे हम लोग, लेकिन हमारे पास टाइम रिस्ट्रेंट है। तो लिहाजा हम अब सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब कौन से ऐसे ठोस हल हो सकते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये सिनफी तशद्दुद जो है, इम्तियाज जो है, अदम मसावात का जो माशरा है, इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बेनज़ीर जतोई साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या मुमकिन है कि फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से कोई लॉ पास हो जाए। हालांकि वो असेंबली में गया भी, लेकिन उसको जितना अपोज किया गया उस पर बात नहीं की गई है। थोड़ी सी पेचीदगियां इसमें हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेथ हार्मनी के पास चला गया, या उन्होंने उस पर बहुत अपोजिशन जाहिर की। तो क्या ये मुमकिन है, जैसे मरियम नवाज शरीफ अभी बनी है, हमारी सीएम पंजाब है, तो कुछ मुमकिनात हमें नजर आ रहे हैं? थैंक यू शाजिया। मैं जितना ब्रीफ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आई ट्राई टू बी ब्रीफ। पहला तो ये है कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल होगी तो चीजें चेंज हो सकेंगी। इन्होंने मोटरवे पुलिस तो बना लिया पंजाब की, मोटरवे पुलिस की क्या ही बातें हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे पुलिस है। जहां वो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज दे पे लिप सर्विस, या आपका ईयू का जो ट्रेड का जो है कॉरिडोर, उसके लिए जीएसपी प्लस की है, उसके लिए वो बॉक्स टिक्स करते हैं, तो दे क्रिएट सर्टन सिचुएशंस इन विच दे फॉलो सर्टन लॉज। जहां वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपकी बाकी जो मुल्कें हैं, आप बांग्लादेश का एग्जांपल लें, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इतने स्ट्रांग हैं। क्यों है? वो पॉलिटिकल विल है वहाँ।
वो सबसे जरूरी चीज है. सो दैट वुड बी माय फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो सुमैरा ने बात की है कि अगर अब नई हुकूमत आई है तो आप क्या रेकमेंड करेंगी, अगर अब अभी टाइम नहीं है तो प्लीज ईमेल थ्रू माइनॉरिटी कंसर्न कि नेक्स्ट एडवोकेसी हमारा मतलब क्रिश्चियन लॉ जरूरी है. आई रिमेम्बर कि ये जब डिबेट हुई थी क्रिश्चियन लॉ पे, जब सिख मैरिज बिल की बात हो रही थी, तो उस वक्त हिंदू मैरिज की भी हो रही थी और क्रिश्चियन मैरिज की भी हो रही थी. एंड इट वाज एक्चुअली क्रिश्चियन रिलीजियस जिन्होंने बहुत पुश बैक दिया था. तो उनका ये सिविल सोसाइटी, क्रिश्चियन सिविल सोसाइटी की ये क्रिटिसिज्म थी कि आपने हमें क्यों नहीं अप्रोच किया, प्रोग्रेसिव्स को. आप चले गए, जैसे अगर हमने कोई मुसलमान का लॉ बनाना तो मुल्ला के पास नहीं जाते, तो आप क्यों प्रीस्ट के पास चले गए. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म, जिसमें हमने उसको उस वक्त देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं. तो दैट वाज अ वैलिड पॉइंट. बट आई थिंक ये एक वक्त है जो क्रिश्चियन मैरिज लॉ के बारे में हम बात कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम अपनी एडवोकेसी और कैंपेनिंग कर सकते हैं. तो जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, अगर मुझे कोई ईमेल कर सके, आई बी ग्रेटफुल. और आपका आखिरी कोई सवाल क्या था? सॉरी, मैं अब भूल गई हूँ. शाजिया, आपने क्या कहा था? एक तो था कि फोर्स कन्वर्जन के फोर्स हवाले कन्वर्जन. से. जी, फोर्स कन्वर्जन का पर्सनली आई थिंक फोर्स कन्वर्जन का लॉ आना चाहिए. और अगर दो लॉज के लिए हमें पुश करना चाहिए, वो है क्रिश्चियन मैरिज और डिवोर्स का, और दूसरा फोर्स कन्वर्जन का. बट क्रिश्चियन मैरिज का इसलिए क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होगा फैमिली कोर्ट्स में, वहां स्पेस है उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए. फोर्स कन्वर्जन का हमें इसलिए लॉ लाना चाहिए बिकॉज वी नीड टू मेक अ स्टेटमेंट to our right-wing extremists in Pakistan. I don't think कि वो law आप societal change लाएगा, वो कहीं और से आएगा. तो law जरूर आना चाहिए. आप वुमेन्स कमीशन के साथ और जो पार्लियामेंट्री कॉकसेस हैं, आई थिंक इस वक्त एंगेज करना वहां बहुत जरूरी है ऑन फोर्स कन्वर्जन. और एक कंसर्टेड एफर्ट सिविल सोसाइटी की हो, जहां फोर्स कन्वर्जन इज आवर मेन फोकस. लेकिन मेरे जो ख्याल में ये है कि फोर्स कन्वर्जन इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. इट्स नॉट व्हाट विल चेंज फोर्स कन्वर्जन्स अगेंस्ट माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज. और इसके साथ मेरे ख्याल में जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका भी कानून पास होना चाहिए. बिल्कुल. जी, थैंक यू. लेकिन वो न्यूट्रल बॉडी हो, ये नहीं गवर्नमेंट की उन्होंने कोई बॉडी बना के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, रिलीजियस अफेयर्स के साथ जोड़ के और कहें कि हमारी माइनॉरिटीज कमीशन. वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये तो हमें बताएं ना कि माइनॉरिटी कमीशन बनाने के लिए वो इतना डर क्यों नहीं है, कि उनको ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं कि रिलीजियस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हो. क्यों डरते हैं इतना? तो आई थिंक ये एंगेजमेंट जरूरी है. बट इस वक्त अगर हमने सिर्फ एक दो चीजों को लेना है, एंड इफ वी नो आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री, हमें ये याद रखना चाहिए कि 3 सालों के बाद हमारी जो पावर्स दैट बी वो ये कहेंगे कि हम इस हुकूमत के साथ खुश नहीं हैं, एंड इंस्टेबिलिटी विल स्टार्ट. तो अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज को हम उसको पुश करें, तो लेट्स हैव अ फोकस. वो क्रिश्चियन मैरिज लॉ है एंड इन्फोर्स्ड ये फोर्स कन्वर्जन्स है. Let's focus on that. Send us the points and let's begin a movement. I think नाइला सही कह रही हैं कि कैसे हम उसको sit together, ये हमारा मतलब है रूट है, and we use this springboard to create, but focus इन दोनों पे हो. This would be my kind of recommendation. Thank you so much. मैडम मलिहा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम रिकमेंडेशन के हिस्से की तरफ हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे ठोस इकदाम हैं गवर्नमेंट के लेवल पे होने चाहिए जिससे ये जो सिनफी तशद्दुद है या इम्तियाज है, इसमें कुछ हमें कमी नजर आए? जैसे बेनजीर ने बात की पॉलिटिकल विल की, और वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इनफरादी जिम्मेदारी जो है वो भी, दोनों चीजें हों तो फिर काम आगे चलता है. तो हुकूमत ने जो अपने काम करने हैं उनकी विल बहुत जरूरी है, लेकिन हमने क्या करना है. हम में से हर इंसान जब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे ना कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट, तब वहां से
जो सफर है तब्दीली का वो शुरू होता है। जैसे भी आप कह रहे हो कि ये जो 2 कवानीन बनाने पे फोकस करें, कहीं पे वैसे तो आप लोग का अपना भी बहुत एक्सपीरियंस है और आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आशा का जो सेक्सुअल हरासमेंट लॉ बनाने का जो प्रोसेस था, वो पूरा डॉक्टर फौजिया ने डॉक्यूमेंट इस वजह से किया था कि सिविल सोसाइटी या कोई भी ग्रुप्स हमारे सिटीजन्स के अगर कोई कानून बनवाना चाहे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो एक सक्सेस स्टोरी है हमारी, वो डॉक्यूमेंटेड इसी वजह से है कि आप देखें और मेहरगढ़ की वेबसाइट पे हमने डाली हुई है। उसका नाम है द आशा एक्सपीरियंस। मेहरगढ़ की वेबसाइट है mehergarh.org। उसमें आप मीडिया पे जाएं तो पब्लिकेशंस और प्रोडक्शंस हैं। पब्लिकेशंस में बहुत सी रिसर्च स्टडीज हैं और ये आशा का जो प्रोसेस है कानून बनवाने का भी, उसमें आधी किताब में कानून कैसे बना, क्या स्ट्रैटेजीज यूज की, और सेकंड हाफ उस किताब का जो है उसमें है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। पहले 2 साल जो है वो उसमें डॉक्यूमेंटेड है। तो वहां से अगर आप में से कोई भी चाहे तो वो डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं मेहरगढ़ की वेबसाइट से। जी उसके बाद जरूर, जो वो आप कहानी स्टडी है करेंगे। जी जी। है ना, तो नहीं। हमारा जो जिम्मेदारी, जाती जिम्मेदारी की मैं बात कर रही हूँ, ये हर किसी के हाथ में होता है ना। हम गाने सुनते हैं, हम खबरें सुनते हैं, हम जो भी उसके ऊपर देखते हैं, उसमें से थोड़ा सा वक्त 10% टाइम ही अगर हम अपने को एजुकेट करने पे लगाए ना, चाहे शहरों में चाहे गांव में, हर जगह हर किसी के पास फोन होता है और बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, सारी सारी रात बात भी करते हैं, फिल्में भी देखते हैं। थोड़ा सा वक्त उसमें से लेके अपने को एजुकेट करने में, हर चीज आपको अब इंटरनेट के ऊपर के थ्रू मिल जाती है। तो हम सबको अपने को खुद एजुकेट करना है। जिन लोगों को हम वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं, अ, उनके उनको फॉलो करना है कि वहां हमने वोट दे के भेजा, वहां पे कर क्या रहे हैं हमारे लिए। नेशनल असेंबली की वेबसाइट है, सेनेट की वेबसाइट है, वहां पे चीजें पोस्ट होती रहती हैं, कोई कानून बन रहे हैं, उनके बिल्स जो है वो वहां पे डाल देते हैं, हम उस पर फीडबैक देख सकते हैं पढ़ के। हमें उनको अकाउंटेबल ठहराते रहना है कि जी आपको ये करना था, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। और उनके साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो जारी रहनी चाहिए। आजकल तो बहुत आसान होगी कम्युनिकेशन, हमारे वक्त में मुश्किल होता था। सो जी। अपने तौर पे अपने को एजुकेट करना है, जो हमें पता चल गया अपने इर्द गिर्द लोगों को सिखाना है। सिंफी इम्तियाज जो है उसकी बात, मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम बच्चों को बचपन से ये चीजें नहीं सिखाने शुरू करेंगे, तब तक पूरी सोसाइटी को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं है कि बड़ों के साथ तो करना ही है, लेकिन हमारे करिकुलम का हिस्सा, दूसरी तीसरी चौथी जमात के करिकुलम की जो किताबें हैं उनमें उर्दू की किताब में कहानियां हैं, अंग्रेजी की किताब में कहानियां हैं, उनमें इस तरह की कहानियां जहाँ पे आप इनडायरेक्टली ये इशू डाल के उसका हल दिखाते जाओ, तो बच्चे जी खुद ब खुद सीखते हैं कहानियों से। उसमें आप प्लूरलिज्म, रिलीजियस प्लूरलिज्म लेके आ सकते हो, आप मुख्तलिफ कवानीन की बात कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स की कहानियों के जरिए बच्चों की उम्र के हिसाब से। और एक तो जी करिकुलम है और दूसरा पे टीचर्स ट्रेनिंग है कि टीचर्स को कैसे ट्रेन करें, उनकी जो बाकायदा ट्रेनिंग होती है उसका हिस्सा बनाएं कि ये जो चीजें करिकुलम में नई आ रही हैं इनको कैसे पढ़ाना है। तो बिल्कुल। वहां से शुरू करें। और एक और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम चाहें तो मीडिया को बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पेमरा अगर कोई ऐसी पॉलिसीज बना दे ना, हमें अपने हमसाय मुल्कों में नजर आता है कि कोई केस हो जाता है, कोई कानून बनता है, तो वो उनके ड्रामों में, उनकी फिल्मों में हमें चीजें नजर आती हैं कि वो किस तरह कमर्शियल मूवीज में अ, गाने और डांस और वो सारी चीजों के साथ साथ वो बैकग्राउंड में हमें अपने लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। हमारी भी ऐसी मीडिया की पॉलिसी होनी चाहिए, पेमरा को बनानी चाहिए, जो कहे कि आप जो भी ड्रामा बनाओ, जो भी फिल्म जी बनाओ, उसमें कोई एक कानून, कोई एक कल्चर, कोई एक पेट्रियार्की को एड्रेस करना जो है वो जरूरी है।
तो ड्रामे जो लोग देखते हैं तो वो इनडायरेक्टली उनको एजुकेट करने का इतना अच्छा तरीका है ना। हम अवेयरनेस सेशंस कितने लोगों के कहाँ तक करवाएंगे। तो करिकुलम थैंक को यू और मीडिया को इस्तेमाल करें तो वहां पे बहुत इफेक्टिवली लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। कह के नहीं कि एजुकेट करें, लेकिन खेल खेल में, ड्रामों फिल्मों के जरिए, कहानियों के जरिए हम उन्हें बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं, है ना। तो पेट्रियार्की को तोड़ने के ये इस तरह के हमें क्रिएटिव हल निकालने होंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू, आई स्टॉप हियर, वरना मैं बोलती चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। आपका फिर म्यूट हो गया। सॉरी, सुमेरा साहब आपकी तरफ आते हैं कि कौन से ऐसे ठोस हल हैं जो कि सोसाइटी में खवातीन के हवाले से कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। एक तो यही है कि वर्कशॉप्स जो हैं वो करवाई जाएं ताकि जहाँ पे लॉज की अवेयरनेस हो। अगर खासकर माइनॉरिटीज की बात करें तो चर्चिज को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि अपने जिस तरह संडे स्कूल होता था तो बच्चों को देखें एजुकेट किया जाता था। अब कई दफा उस तरह से शायद मदर्स, अगर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मदर्स भी जो है उस तरह से बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजती। तो संडे स्कूल में भी एक जो थी वो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होती थी जिसमें बच्चे अपने फेथ में भी फेथफुल रहते थे, एक अच्छी चीजें एथिक्स को भी सीखते थे। इसी तरह थोड़ी अगर अडल्ट बात करें तो चर्चिज में एक खवातीन के अवेयरनेस सेशन जो है वो चलाने चाहिए, जिसमें हमें खुद से भी, अगर हम अंडर एज मैरिजेस की बात करते हैं, फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं, उसमें उनको एजुकेट करें कि किस तरह हमने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। खवातीन के इनहेरिटेंस लॉज हैं उस पे उनको पता ही नहीं, बेचारी इतना इतना ज्यादा केसेस में जो है वो मैं समझती हूँ कि इतनी स्ट्रगल करती हैं, कई दफा प्रॉपर वे ही नहीं पता। अगर एक एप्लीकेशन एसएचओ को देनी है तो वो डीसी के पास चली जाती हैं और 2 साल बाद पता चलता है कि डीसी का तो ये काम ही नहीं है। तो ऐसी जो अवेयरनेस है लॉस की, हमारे बहुत सारे अब टीवी चैनल्स ऐसे हैं, क्रिश्चियन चैनल्स, मैं समझती हूँ उसके ऊपर एक एक छोटा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें इनको इनके लॉज की अवेयरनेस दी जाए। और खास तौर पे जो ऐसे नागवार इश्यूज जो हैं जॉब प्लेसमेंट में अगर कभी बन जाते हैं जॉब प्लेस पे, तो उसकी भी अवेयरनेस हो कि आपने किस तरह से अपने आप को जो है मतलब सिक्योर करना है, कितनी गुफ्तगू आपने करनी है। सम टाइम जैसे अभी कहा किसी ने कि फोन है, तो जाहिर है हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि आपने किस तरह उसको यूज करना है। तो सोशल मीडिया को यूज करने का भी एक तरीका होना चाहिए। जो आजकल मैं बहुत सारे केसेस में देखा है कि बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें यही पता है कि व्हाट्सएप यूज करना है, उन्हें ये नहीं पता कौन सी पोस्ट शेयर करनी है कौन सी नहीं करनी। अगर एक ग्रुप में आई है तो उसने 100 बंदों को भेज देनी है। तो ऐसी अवेयरनेस जो है मैं समझती हूँ हमें जो है वो क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है चर्चिज में। और जैसे निदा एक बहुत अच्छा मतलब वर्क करती हैं, रिसर्च भी कंडक्ट करती हैं, खवातीन को इकट्ठा करती। तो इस तरह अपने दूसरे लोगों को साथ में ला के भी हमें इस तरह के अवेयरनेस करने की जरूरत है जिसमें खवातीन को मैक्सिमम हम एजुकेट करें कि वो किस तरह से कई दफा जरूरी नहीं कि आप बाहर से हरासा हो रहे हैं, कई दफा इस तरह होता है कि आपको खुद भी नहीं पता चल रहा था कि आप किस तरफ बहते जा रहे हैं, कोई आपको किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे अगर हम खवातीन की हरासमेंट की बात करें तो बहुत सारी चीजों में पहले वो कई दफा इन्वॉल्व भी होती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे अगर मैं किसी से ऐसी कम्युनिकेशन कर रही हूँ या ऐसी अपनी पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ तो इसके रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। तो हमें खुद भी अपने आप को सिक्योर करने की जरूरत है। और ऐसे इकदामात जो हैं वो ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, चर्च के अंदर जो है सेमिनार्स, या कई दफा प्रेयर के बाद छोटा सा एक लेक्चर इस पे भी दिया जा सकता है यंग लड़कियों को कि किस तरह वो अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करें अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और किस तरह हम इन बड़े इश्यूज से बच सकते हैं। और खास तौर पे जो जहाँ पर हम ऐसी कोई जॉब प्लेस पे जाते हैं तो हम कोई ऐसा कहीं पे हम किसी तरह से हरासत तो नहीं हो रही, कोई हमें गलत तो नहीं यूज कर रहा। तो इस चीज की अवेयरनेस में वो तो हम इन इश्यूज को कम कर सकते हैं। और खास तौर पे फोर्स मैरिजेस की आप बात करें अगर, तो इसमें कैमरा प्रोसीडिंग श्योर होनी चाहिए। जो अगर मैं लॉ की बात करूं, कुछ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो अपॉइंट होने चाहिए। और जिस तरह ब्लेस्फेमी केसेस में एक पास हुआ था एक प्रोसीजर कि पहले वो एसपी लेवल पे इन्वेस्टिगेट होगा देन जाके एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, इसी तरह मैं समझती हूँ अंडर एज मैरिजेस के ऊपर भी कोई इस तरह पॉलिसी मैकेनिज्म बनना चाहिए कि बच्ची जब जाती है तो किस तरह पुलिस ऑफिसर उस केस में रिएक्ट करे।
तो ऐसी जी। चीजें मैं समझती हूँ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुमेरा। बड़ी पेचीदगियां हैं इन बातों में कि बच्ची जब जाती है तो उसकी एज का तयन नहीं किया जाता, सिर्फ हाँ, फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है। ये मसाइल तो बिल्कुल। काफी ज्यादा हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनको निगलेक्ट किया जाता है। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर दीज और रिकमेंडेशंस। सॉरी एक नीता। चीज शाजिया, एक ऐड करना चाहूंगी कि 164 की जो स्टेटमेंट होती है इस सारे प्रोसीजर में बहुत अहम होती है। इसमें सबसे बिल्कुल। बड़ा जो लकूना या जो चीज यूज की जाती है वो ये कि जब वो बच्ची को 164 की स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो पेरेंट्स को नोटिस ही नहीं करते कि वो भी आए और बिल्कुल ऐसी है। आकर वो, ठीक है, तो ये ऐसी चीजों को जी। अगर मैं समझती हूँ कि एक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन या प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया जाए तो चले मैक्सिमम चांसेस लेस हो सकते हैं कि कोई बच्ची किसी तरह किसी गलत शख्स के हाथ पे ना चली जाए। बिल्कुल। जी, मेरी थैंक यू। रिक्वेस्ट है निदा साहिबा से कि वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे या सोसाइटी में होने चाहिए, जिनसे हम ख़वातीन की जो हालत-ए-ज़ार है उसको कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। पहले तो मैं क्विकली कमेंट करना चाहूँगी। जहाँ तक मेरी जी। नॉलेज है, डिवोर्स रूल्स पे काम हो चुका हुआ है और बहुत जल्दी वो पास हो जाएंगे। सो ये बात मुझे भी रिसेंटली पता चली है। मैं क्रिश्चियन डिवोर्स लॉज की बात कर रही हूँ। उसके जो रूल्स बिल्कुल। बनने थे, मेरा ख्याल है कि मुझे यही बताया गया है कि वो ऑलमोस्ट हो गए हैं और वो जल्दी पास हो जाएंगे। दूसरा, मेरा टर्मिनोलॉजी पे बड़ा फोकस होता है। मैंने ये बात आई थिंक सुमेरा की पहले भी एक इवेंट पे की थी कि हमें अब चाइल्ड मैरिज और फोर्स्ड कन्वर्जन की लैंग्वेज को थोड़ा सा तब्दील करके चाइल्ड कन्वर्जन यूज करना चाहिए, क्योंकि फोर्स का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई हो जाता है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक चाइल्ड कन्वर्जन का लॉ हम कहें कि जी आना चाहिए, तो उसमें ज्यादा बेहतर चांसेस होंगे ये कहने के कि जी जहाँ पे एक चाइल्ड का क्वेश्चन है, माइनर है, तो वहां पे कन्वर्जन का एक प्रोसेस होना चाहिए, चाहे अदालतों के सामने कुछ उसमें फिर फोर्स करने का क्योंकि एलिमेंट नहीं होगा, तो वो जो थ्रेशोल्ड मीट करना है वो सिर्फ एज के हिसाब से जो है वो मैनेज हो जाएगा और एज इस तरह थोड़ी सेंट्रल भी हो जाएगी। इसी तरह एंटी रेप एक्ट आने के बाद से आई थिंक चाइल्ड मैरिज कहना बहुत आई थिंक इट्स नॉट ओके, बिकॉज चाइल्ड मैरिज जब आप कहते हैं तो मैरिज की जो एक सैंक्टिटी है वो बरकरार रह रही होती है। लेकिन अगर आप इसको चाइल्ड अब्यूज बाय वे ऑफ मैरिज कहना शुरू कर दें, तो फिर वो जो क्रिमिनलिटी है एक अंडर एज शादी की, वो सेंट्रलाइज हो जाती है और आप ये शो कर सकते हैं कि आप बजरिया ये शादी के आप उस आप एक अब्यूज कर रहे हैं एक बच्चे के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप की भी जो अपनी भी जो टर्मिनोलॉजी हमने लर्न की हुई है उन्हें अनलर्न करके रीलर्न करने की जरूरत है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एट आवर पर्सनल लेवल। उसके अलावा जो हुकूमती सतह पे, सिविल सोसाइटी की सतह पे जो इम्पोर्टेंट आई थिंक चीज़ें होने वाली हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स जो आप बात करती हैं, एक तो सबसे पहले बजट आपका जेंडर्ड होना चाहिए, उसमें बाकायदा क्लियर होना चाहिए कि खवातीन के लिए और उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या रकम जो है वो एक्चुअली दी गई है आपके बजट के अंदर। फिर जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा बहुत कम अवेलेबल है, वो PCSW की कोशिश थी बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा हमारे पास हर डिपार्टमेंट में हर जगह जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा प्लस माइनॉरिटीज का भी जो डेटा है साथ, मतलब जितने भी इंटरसेक्शनैलिटी है, क्रॉस द इंटरसेक्शनैलिटी डेटा मौजूद नहीं है, वो बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकिंग को कारसाज बनाने के लिए। इसी तरह जो दूसरे इकदाम हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी हम अचीव कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को, जिसमें जैसे हम इन्वेस्ट इन विमेन की बात कर रहे हैं जो हमारी थीम है इस दफा विमेंस डे की, तो उसमें खवातीन की जो मोबिलिटी है, उनका आना जाना, वो जरिया उनके पास होना चाहिए, एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड सेफ हाउसिंग होनी चाहिए खवातीन के पास, जो सिर्फ ये क्राइसिस सेंटर या इस तरह की ना हो, बल्कि खवातीन प्राइवेटली भी अगर किसी घर में उनके लिए कोई इस तरह की हाउसिंग ऑप्शंस होने चाहिए जो शेल्टर होम्स और ये सब ना हो। यानी वो खवातीन जो खुद काम करके या जिनकी डिवोर्स हो गई है, घर से उनको निकाल दिया या कोई भी और उनको इस तरह के मसले हैं, तो वो अपना एक अपना प्राइवेट घर अफोर्ड कर सकें किसी कॉलोनी में विच इज़ डेडिकेटेड फॉर देम। तो दैट मोबिलिटी एंड दैट हाउसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन और स्किल्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है ताकि खवातीन को कॉन्फिडेंस आए। हमें जो अनपेड हाउसवर्क है घरों के अंदर, उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है एज केयर वर्क, ताकि वो GDP में अकाउंट हो सके। आपकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में जितनी खवातीन है उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। साथ ही खवातीन की जो फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी है कि उनकी जो मालूमात है कंप्यूटर्स को यूज़ करने के हवाले से या
जो ये हमारे बैंकिंग के इदारे हैं उन तक उनको रसाई हो, उनको वो सब डीलिंग करनी आती हो, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ पॉपुलेशन जस्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि हमें जो हमारी पॉपुलेशन की तादाद जिस तरह बढ़ रही है वो पॉवर्टी में मज़ीद इजाफा करती है और उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चियों पे आता है, क्योंकि उन्हीं की तालीम सबसे पहले छुड़ाई जाती है, उन्हीं की हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। तो ये कुछ practical steps हैं which I think the government needs to focus if they want to invest in women and if we want to move towards gender equality. Thank you. बिल्कुल बड़े अच्छे स्टेप्स होंगे अगर इम्प्लीमेंट हो जाएं जितने आपने बताए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ नाइला है, हमारी यंग एक्टिविस्ट है। नाइला, आप हमें सुन रही हैं? जी, नाइला रिकमेंडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कोई आखिरी मैसेज जो आप अपने मतलब एक तो एज फेलोज को या मतलब विमेन को देना चाहते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं? मैम, मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि वर्क सेंटर तो हर सिटी में बन चुका है, और जी, वो तो तब भी यूज हो रहा है कि किसी पे वायलेंस होता है और वो फौरन से उधर वुमेन जाती है या गर्ल जाती है उधर। तो ठीक है। वुमेन सेंटर वालों को ये कि उनको भी अवेयरनेस सेशन करवाने चाहिए, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे, ताकि लोग उन्हें जान सकें और जिन बच्चियों को इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मिल सके। और आजकल एक नया, अभी तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ या शायद हो गया, मिसाक सेंटर लॉन्च हुए हैं। हम्म। हर पुलिस स्टेशन में मिसाक सेंटर का बेंच है जो कि स्पेशली हेल्प आउट करता है माइनॉरिटीज को। तो मिसाक सेंटर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों में, कि कुछ लोग हमारे जो कहते हैं पुलिस से ही डर जाते हैं। तो मिसाक सेंटर की अवेयरनेस ये है कि लोग उनके पास इजीली कंफर्ट होकर अपनी बात बताएं, बेशक वो कन्वर्जन की हो, बेशक वो वायलेंस की हो, कुछ भी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट करते हैं। इनका आउटकम ये आएगा कि जब लोग इनके पास जाना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका एक इंटरेक्शन हो जाएगा पुलिस और लोगों के दरमियान में, तो फिर जी, मे बी ये गैप्स कम हो सके। बिल्कुल नाइला, थैंक यू ये सो चीज मच। जो है इस गैप को कम करेगी। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अंजलिया, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तो वो लड़की है तो सबसे पहले उसने अपनी सेफ्टी खुद करनी है, देन उसने किसी भी हम्म। अदारे से राब्ता करना है। अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाइला। एक आखिरी मतलब जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि हम हुकूमत से गिला करते रहें कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, जो कमीशंस मौजूद हैं खवातीन के लिए प्रोविंसेस के अंदर, एटलीस्ट खवातीन उनसे राब्ता करें। एक तो वो लॉज की तशहीर करते हैं और फिर वो गाइड करते हैं कि लॉ को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना हक लेने के लिए। और दूसरा, मेरी तमाम खवातीन से जो यहाँ पर देख रही हैं, हमारे व्यूवर्स, के 1043 पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन की हेल्पलाइन है, जिसपे आप राब्ता करके तो अपने एक तो प्रो वीमेन लॉज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी भी राइट की वायलेशन हुई है तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ पे जाएं तो आपको कानूनी मदद मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट का, आपके इनपुट का, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम राब्ते में रहेंगे आप लोगों के साथ। तो एंड पे आफ्ताब साहब, ओवर टू यू। थैंक यू शाजिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के अपने तमाम मुकर्रीन का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ पाकिस्तान में औरतों की जो सूरत हाल है उसका जायजा भी लिया, मुश्किलात का जिक्र भी किया, उन इशू को उठाया भी, और हमारे सामने कुछ मुस्तकबिल में जो इक़दामात किए जा सकते हैं उनकी रहनुमाई भी फराहम की। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सिल्वर सिल्वर लाइनिंग्स भी हमारे साथ उन्होंने शेयर की कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन बहुत से लोग इन मुश्किल हालात के बावजूद जिद्दोजहद में जुड़े हुए हैं। ये एक दिन का सफ़र नहीं, ये एक मुस्तकिल सफ़र है। और मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम का जो मुझे मेरी पर्सनल लर्निंग है वो ये है कि जब तक तमाम इंसानों को बराबर ना समझा जाए, उनको बराबर का इंसान होने का एहसास ना दिलाया जाए, उस वक़्त तक शायद ये मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के अपने तमाम जो स्पीकर्स हैं उनका, जिनमें नायला अय्यूब, सुमेरा शफ़ीक एडवोकेट, नादिया उस्मान एडवोकेट, बेनज़ीर जतोई एडवोकेट, मलिया हुसैन साहिबा शामिल हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए, आपके ख़यालात के लिए। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के अपने नाज़रीन का जो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे।
और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना अपने साथी शाज़िया जॉर्ज साहिबा का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया। अगर प्रोग्राम आपकी नज़र में बेहतर रहा, अच्छा रहा, तो उसका तमाम सेहरा शाज़िया के साथ। अगर कहीं कोई कोताही रही हुई, कोई खामी थी, तो उसकी तमाम ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आखिर में हम आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख़्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। खुदावंद आप सबका हामी नासर। खुदा हाफ़िज़।